नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्ग के चंडी मंदिर में आस्था के दीप प्रज्वलित किए गए। यहां पर 2500 ज्योति कलश की स्थापना की गई है। शारदीय नवरात्र के प्रारंभ होते ही शहर के मंदिरों में माता रानी की विशेष सज्जा के साथ उन्हें विराजित किया गया। साथ ही आस्था के दीप भी प्रज्वलित किए गए। इसी तारतम्य में दुर्ग के चंडी मंदिर में भी प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी माता रानी की पूजा अर्चना के साथ दीप प्रज्वलित किए गए। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर में 2500 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए थे, जिनके दर्शन को बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इस वर्ष 9 दिनों की अपेक्षा 8 दिन की ही नवरात्रि पड़ी है। चंडी मंदिर में 8 दिनों तक होने वाले आयोजन को लेकर मंदिर के पुजारी ने बताया कि 8 दिनों तक माता रानी का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रसाद वितरण पर रोक लगाई गई है। मंदिर में सिर्फ श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच सकते हैं। ऐसा है, अभी तो इस बार पूरा नवरात्र में मंदिर खोल दिया गया है और बढ़िया मस्त सुबह 5:30 बजे माता का ज्योत प्रज्वलित किया गया। पूजा अर्चना, माता का अभिषेक वगैरह किया गया है। कोरोना काल को देखते हुए किस तरह का यहाँ पर हुआ है? कोरोना काल को देखते हुए यहाँ मास्क वास्क लगा के आने के लिए मतलब वो किया गया है, सैनिटाइज कर रहे हैं। और प्रसाद और वितरण अभी इस समय तो गवर्नमेंट के आदेश के द्वारा भी बंद ही है, तो प्रसाद तो बढ़ नहीं रहा है। अभी 9 दिन का जो आयोजन है, इस बार 8 दिन की नवरात्र पड़ रही है। 8 दिन किस तरह के आयोजन किए? अब 8 दिन की आयोजन है माता जी का। इस समय 9 दिन तो पड़ा नहीं है, तो रविवार को अपन जैसे पंचमी मनाएंगे तो माता का वही है, रोज़ प्रतिदिन यहाँ 9 दिन माता का 9 श्रृंगार होगा, है ना। और रोज़ माता का अभिषेक वगैरह पूजा जो होता है वो प्रतिदिन मतलब प्रातःकाल ही होता है। सुबह 5 बजे यहाँ पूजा शुरू हो जाती है। इस बार कितने दीपक प्रज्वलित किए? इस बार अपना वही 2500 जोत, प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी 2500 जोत जलाया गया है। फिलहाल आस्था के दीप प्रज्वलित होने से उनकी रोशनी से पूरा शहर जगमग हो उठा है और पूरा माहौल धार्मिक आस्था में डूबा हुआ है। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। मूर्ति कला के लिए प्रख्यात ग्राम धनोद की बेटियां मूर्ति को सजाने दे रही हैं पिता का साथ। शिल्पग्राम धनोद की मूर्तिकला प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इस वर्ष भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से यहाँ के मूर्तिकारों को ऑर्डर मिला है। ग्राम धनोद का हर परिवार मूर्ति बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। कोरोना काल के कारण 2 वर्षों से इन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं इस वर्ष कोरोना संक्रमण में कमी आई है, जिसकी वजह से मूर्तिकारों में थोड़ी आशा की किरण जगी है कि इस सीजन में थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी। वहीं इस गांव की बेटियां भी अब मूर्तिकला के क्षेत्र में आ रही हैं और मूर्ति बनाने से लेकर उसे सजाने संवारने में भी हाथ बटा रही है। गुरुवार को ग्राम धनोद की मूर्ति प्रदेश के साथ दूसरे प्रदेशों में भी विराजेंगी। वहीं सबसे खास बात यह है कि बेटियों की कारीगरी देखकर मूर्ति खरीदने आए खरीदार पहले उन्हें नारियल और चुनरी भेंट कर मूर्तियाँ ले जाते हैं। माँ दुर्गा की मूर्तियाँ तैयार होकर विभिन्न स्थानों में विराजने विदा हो रही है, जिसकी जानकारी ग्राम धनोद के मूर्तिकारों ने मीडिया को इस प्रकार से दी। साल में 40 मूर्ति बनाए हैं और रेट तो बहुत कम है। कोरोना काल में जैसे पहले बनाते थे वैसे रेट नहीं है। और जिस मूर्ति को हम लोग 70,000 80,000 बनाते हैं उस मूर्ति को 40,000 बना रहे हैं कोरोना काल में। और ये समस्या कि हमको ना सरकार से कोई मदद नहीं मिल पा रहा है। 2019 का मूर्ति जो 21 से बेचना पड़ रहा है और 2 साल से तो कोरोना हमारे बिजनेस को पूरा खराब। बहुत कम बना, इस साल थोड़ा ज़्यादा बना है और हम लोग मतलब शुरू से ही भागवत चक्रधारी हमारा ज़्यादा है और इससे हम लोग सहयोग के लिए आते हैं। मतलब श्रृंगार मासी कराने का। कितने साल से आप लोग सहयोग कर रहे हैं? हम लोग शुरू से करते हैं। क्या किस टाइप से सजाते हैं माता को? जैसे कि साड़ी पहनाना, चूड़ी वगैरह और बिंदिया, जो भी पूरा श्रृंगार, मेहंदी जो भी है ना, उसका पूरा श्रृंगार करते हैं। अपना नाम बता। ग्राम धनोद के मूर्तिकारों में सरकार के प्रति थोड़ी नाराजगी है कि सरकार के द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता। जिन मूर्तिकारों की वजह से प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है, उन मूर्तिकारों का उपेक्षा समझ से परे है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे के द्वारा दुर्ग में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। दुर्ग में समिति के नए पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए पदभार सौंपा गया। श्री राम जन्मोत्सव समिति पिछले 36 वर्षों से सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अपनी सहभागिता जिम्मेदारी से निभा रही है।
चाहे वह डेंगू से प्रभावित क्षेत्र हो या कोरोना काल हो, हर परिस्थिति में लोगों के घर जाकर सूखा राशन, दवाइयाँ वितरित करने का कार्य समिति के द्वारा लगातार किया जाता रहता है। साथ ही गौवंश की रक्षा में भी समिति के सदस्य अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। दुर्ग में युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे ने अब पदाधिकारियों की घोषणा की है, जिसमें भिलाई के साथ दुर्ग में भी कार्य किया जा सके। इसी तारतम्य में प्रेस वार्ता में सर्वप्रथम नए पदाधिकारी की घोषणा करते हुए काशीराम शर्मा को जिला अध्यक्ष दुर्ग का पदभार सौंपा गया। वहीं महामंत्री महावीर लोढ़ा और युवा शाखा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी जीत हेमचंद यादव को दी गई। नए पदाधिकारी की घोषणा के बाद युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे ने सभी को भगवा पहनाकर उनका सम्मान किया और अपनी बातें मीडिया के समक्ष रखी। राम जन्मोत्सव समिति जो निरंतर संपूर्ण भिलाई क्षेत्र में अपने संगठन को विस्तारीकरण कर रही है और धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में निरंतर काम करते हुए आ रही है, उसी सोच को लेकर आज दुर्ग शहर में इसका विस्तारीकरण किया गया है। इसमें शहर अध्यक्ष के रूप में हमारे काशीनाथ शर्मा जी, महामंत्री के रूप में महावीर लोढ़ा जी और युवा शाखा के युवा शक्ति इस दुर्ग के ऐसे जिला अध्यक्ष श्री जीत हेमचंद यादव जी को नियुक्त किया गया है। और जिस प्रकार से भिलाई और संपूर्ण आसपास के क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया है, इस दुर्ग शहर में भी हम निरंतर क्षेत्र में काम करेंगे और अपने सामाजिक और धार्मिक दायित्वों को निर्वहन करेंगे। युवा शाखा अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव ने भी कहा कि पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। प्रोजेक्ट पूरे ईमानदारी से अच्छे से सभी युवाओं को राम जन्म स्मृति में जोड़ूंगा और अच्छे से सामाजिक कार्यों के लिए जरूरत हिस्सा करूँगा और समाज के हर सहयोग के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ और समिति को और आगे ले जाना है और सभी सामाजिक साथ। फिलहाल 36 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे श्री राम जन्म उत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे ने यह विश्वास दिलाया है कि दुर्ग में भी अब समिति के नए पदाधिकारी कार्य करेंगे और अपनी सेवाएं देते रहेंगे। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास, सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571, मोबाइल नंबर 7730 27492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। श्रुति फाउंडेशन की अध्यक्ष नीतू श्रीवास्तव के द्वारा राष्ट्रीय खेल कूड़ों में छत्तीसगढ़ के विजयी खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। सांसद विजय बघेल, MIC सदस्य हमीद खोकर, अजय सहाय मौजूद रहे। राष्ट्रीय खेल कूड़ों में छत्तीसगढ़ के विजयी प्रतिभागियों के लिए श्रुति फाउंडेशन के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समस्त अतिथियों का संस्था के अध्यक्ष नीतू श्रीवास्तव ने बैच लगाकर स्वागत किया। वहीं प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों के मनोरंजन के लिए गीत संगीत का कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसमें सांसद विजय बघेल ने सुमधुर गीत प्रस्तुत कर लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम
कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए सांसद विजय बघेल ने अपनी बातें मीडिया के समक्ष रखते हुए कहा कि खिलाड़ियों का सम्मान करने से उनके अंदर छिपी प्रतिभा और निखरती है। श्रुति फाउंडेशन के माध्यम से ये सम्मान समारोह रखा गया और ऐसे सम्मानीय लोगों का सम्मान जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में मानव सेवा और जन सेवा को ही अपनी मूल भावना मानकर जिन्होंने सेवा भाव से, चाहे रक्तदान के रूप में है, स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, जिन्होंने भी अपने भावना को प्रदर्शित किया है, उनका सम्मान आज यहाँ श्रुति फाउंडेशन के द्वारा किया गया। उनकी अध्यक्ष नीतू जी हैं, संरक्षक के रूप में सरिता जी हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम में हम लोग को अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया गया है। वहीं श्रुति फाउंडेशन संस्था की अध्यक्ष नीतू श्रीवास्तव ने भी अपनी बातें रखते हुए बताया कि ऐसे बच्चों का सम्मान संस्था के अलावा शासन प्रशासन के द्वारा भी किया जाना चाहिए। श्रुति फाउंडेशन के द्वारा आज यहाँ पर नेशनल लेवल पर कूडो प्रतियोगिता में जीत के आए विजयी बच्चों का सम्मान किया गया है, जिसमें हमने 28 बच्चों का सम्मान किया है और 2 कोच का सम्मान किया है। उद्देश्य है इस प्रकार के कार्यक्रम का? सर, उद्देश्य तो सिर्फ यही है कि जो भी हमारे राज्य के बच्चे नेशनल लेवल पे जब वो खेलने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है और शासन प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं और हर ऐसे व्यक्ति को उनका सम्मान कर उन बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो और अच्छे से खेलें, आगे बढ़ें, अपने परिवार का, समाज का और देश का नाम रोशन करें। फिलहाल संस्था द्वारा अनेकों सामाजिक कार्य निरंतर किए जाते हैं। कूडो प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों के सम्मान भी उसी कड़ी का हिस्सा है। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से वीणा दुबे की रिपोर्ट। रसोईया राजपीटर की संदिग्ध मौत, परिजनों ने सही समय पर उपचार नहीं मिलने का आरोप लगाया। लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर और स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की। जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिला अस्पताल में लोक निर्माण विभाग के रसोईया डेली वेजेस में कार्यरत राजपीटर लगभग उम्र 35 वर्ष ने समय पर उपचार न मिलने से दम तोड़ दिया है। दरअसल 2 और 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का बेमेतरा में दौरा होने की वजह से सर्किट हाउस में भोजन बनाने का काम करता था। रविवार को मुख्यमंत्री जिला चिकित्सालय पहुंचे और ऑक्सीजन प्लांट व डायलिसिस मशीन का उद्घाटन भी किया, किंतु इसे विडम्बना ही कहे कि ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों की गैर जिम्मेदाराना रवैया के चलते मृतक के परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भोजन बनाते वक्त अचानक बेहोश होकर गिर गया था। तत्काल ही 108 की मदद से जिला अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कोई भी डॉक्टर समय पर मरीज का हाल जानने नहीं पहुंचा। वहीं पीड़ित की हालत गंभीर होते देख परिजनों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ मौके पर पहुंचे, लेकिन उस वक्त तक रसोईया की हालत नाजुक थी। डॉक्टरों ने आखिरी मौके पर प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास असफल रहा क्योंकि रसोईया पहले ही दम तोड़ चुका था। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। जिला अस्पताल में यह कोई पहला मामला नहीं है जो डॉक्टर की लापरवाही से कोई मरीज की मौत हुई है। ऐसे कई मामले यहाँ के जिला अस्पताल में हो चुके हैं। डॉक्टर पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन आज तक कोई भी डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टरों की लापरवाही का खामियाजा उस परिजन को भुगतना पड़ रहा है। वो खाना पका रहे थे, अचानक से भूख लगा, भाई बोल के घर आए सर्किट हाउस में। वहाँ पे नाश्ता वगैरह पका करके बोले भाई घर में भूख लग रहा करके भाई के पास आए सुबह। ये बोला भाई 5 मिनट रुक, मैं ब्रश करके आता हूँ। वहाँ से आया है 5 मिनट के अंदर में बेहोश हो गया। निकला हुआ नाश्ता को छोड़ के वो बेहोश हो गया। और यहाँ लाए हुए कम से कम 10 बजे से लेकर आए हैं, अभी 12 बजने वाला है। अभी 11, साढ़े 11 बजे यहाँ से भेज दिए। बोलते हैं हमको ब्लड प्रेशर नहीं मिल रहा, उनका धड़कन नहीं मिल पा रहा। तो आप लोग कर क्या रहे थे? सर गलत है कि उनका इलाज नहीं किया गया है। वो जब वहाँ से लाया गया सर्किट हाउस से, तो मैं स्वयं उनको रिसीव करवाई थी और उनको तुरंत ट्रीटमेंट के लिए कैजुअल्टी लेके गए थे, जिसमें डॉक्टर अरविंद साहू, डॉक्टर विभा और हम लोग सब मिलकर, डॉक्टर प्रवीण प्रधान, सबके सब उनका इलाज किए थे। इसकी जाँच मैं नहीं करी पक्की, तब तक मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी जो कुछ भी हुई है दोनों के बयान में
एक इमरजेंसी पेशेंट जब आया है तो उसमें किसकी ड्यूटी थी और किसने ट्रीटमेंट किया, ये जब तक मैं ड्यूटी लिस्ट नहीं देख लूँ और कौन छुट्टी में था और छुट्टी के लिए कहाँ आवेदन किया था और किसने छुट्टी दी थी, ये भेले मैडम ज़्यादा अच्छे से बता सकती हैं। जब उन्होंने कहा कि वो छुट्टी में नहीं थे तो आगे हम पता करेंगे कि ये कौन छुट्टी में था और नहीं था। प्रदेश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट नगर की दुर्दशा की कहानी बताती यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी और सुननी चाहिए। कैसे बदहाल सड़कों के बीच ट्रांसपोर्टर एवं उससे जुड़े लोग अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि इसको सुधारने, भूमि पूजन एवं राशि आवंटन के बाद भी ठेकेदार ने अब तक काम शुरू नहीं किया है। अगर आप ट्रांसपोर्ट नगर आना चाह रहे हैं तो संभल कर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर सड़क पर गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़क नजर आएगा। सड़कों की हालत ऐसी कि सड़क के जगह सिर्फ 2-2 फीट के गड्ढे ही नजर आएंगे। गर्मी और ठंड में तो जैसे तैसे यहाँ के ट्रांसपोर्टर अपना काम निपटा लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा स्थिति बरसात में होती है। लोग इस गड्ढे में चलकर दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं। इस बदहाल सड़क की स्थिति किसी से छिपी नहीं। पूर्व की रमन सरकार ने यहाँ की स्थिति को सुधारने करोड़ों रुपए की घोषणा की, लेकिन सड़क तो नहीं बना, सरकारें ही चली गई। इस सरकार की सरकार बनी। भिलाई 3 में रहने वाले भूपेश बघेल को यहाँ की स्थिति अच्छे से पता थी। उन्होंने बाकायदा यहाँ के विकास के लिए घोषणा की और राशि स्वीकृति के बाद भूमि पूजन भी किया, लेकिन हाय रे ट्रांसपोर्ट नगर हथकोज की किस्मत, काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। कहते हैं कि काम किसी प्रदेश के मंत्री के भाई ने लिया है, ठेका लेने के बाद वह काम भी शुरू नहीं कर रहा है। लेकिन मजाल निगम भिलाई चरोदा के अधिकारियों की कि उसको काम शुरू करने बोल दे। ठेकेदार की मर्जी की वह कब काम शुरू करेगा। लोग मरते रहे, लोगों के हाथ पांव टूटते रहे, ट्रांसपोर्टरों का व्यवसाय ठप पड़ जाए, इस सब से उन्हें क्या लेना। ट्रांसपोर्ट नगर कम अब तालाब नजर आता है। ट्रांसपोर्टर व्यवसायियों ने कहा कि इस तालाब में मछली मारकर ही जीवन यापन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के हालात ऐसे हो गए हैं। श्रमिक नेता प्रभुनाथ मिश्रा, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह ने कहा, ट्रांसपोर्ट नगर भिलाई के लिए बदनुमा दाग से कम नहीं, क्योंकि बाहर की गाड़ियां इस ट्रांसपोर्ट नगर में आना नहीं चाहती। एक तरफ कोरोना की मार की मंदी, दूसरी तरफ ऐसी हालात। परेशानी यहाँ तो पिछले कई सालों से है। दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि एक बार डॉक्टर रमन सिंह ने घोषणा किया था ट्रांसपोर्ट नगर का विकास करेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर है, औद्योगिक क्षेत्र है भिलाई। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। 1 साल के बाद उनकी सरकार चली गई। भूपेश बघेल जी इसी क्षेत्र के हैं, यहीं बगल में उनका घर है। ये उनका पिछवाड़ा ही आप समझ सकते हो। उनके मंत्री कुमार गुरु जी भी यहीं रहते हैं। भूपेश कुमार बघेल जी ने 56 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत किया भिलाई नगर ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट। उसमें आधी राशि फर्स्ट फेज ये है जहाँ ट्रांसपोर्ट नगर बसा हुआ है। दूसरा फेज है नहर के उस साइड, छोटी नहर के उस बगल में, जिसको डेवलप किया जा रहा है। ये जो पहले डेवलप हुआ था 92-93 में, यहाँ सड़क बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए, सारी सुविधाओं के लिए 28 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ। टेंडर हुए 1.5 साल हो गए। वो टेंडर एक ठेकेदार को मिल भी गया जो प्रदेश के एक मजबूत मंत्री का भाई है। वर्क ऑर्डर भी इसको कार्य का आदेश भी मिल गया दिसंबर में, जनवरी में। लेकिन चूँकि मंत्री का भाई है, इसलिए काम कब शुरू करेगा। 1 साल बीतने को है, कोई काम शुरू नहीं हुआ। और आप अगर ट्रांसपोर्ट नगर को घूमे होंगे, अभी देख करके आए होंगे, हमसे यहाँ आपकी मुलाकात हो रही है, तो पैदल चलना मुश्किल है। गाड़ियाँ कैसे चलती हैं उसको तो भगवान ही मालिक है। रोज़ कोई न कोई गाड़ी पलटती है, रोज़ छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है। लोग इतने परेशान हैं कि लोग कहते हैं भाई अब तो दाऊ जी का तालाब बन गया ट्रांसपोर्ट नगर में, यहीं मछली मारेंगे, मछली पालेंगे और उसी से अपनी दाल रोटी जलाएंगे। आम पब्लिक के लिए तो बहुत परेशानी है, और ख़ासकर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए आज के दिन में गाड़ी खड़ा करने का जगह है। रोड की स्थिति है, पूरे गड्ढे और तालाब बने बैठे हुए हैं। उसमें सुनने में ये भी आ रहा है पेपर माध्यम, मीडिया माध्यम के थ्रू की टेंडर भी हो चुके हैं और राशि अलाट की जा चुकी है, लेकिन काम अभी तक चालू नहीं हुआ।
ये काम चालू होना चाहिए और यथाशीघ्र इसका निदान होना चाहिए, तभी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी कायदे से यहाँ व्यापार कर पाएंगे। परेशानी तो भिलाई में कहीं नहीं है। यहाँ पर अब रोड नहीं है, गड्ढा में रोड है, माने कि आदमी पैदल भी नहीं चल सकता। बराबर लोग टू व्हीलर से गिरते रहते हैं, गाड़ी फंसते रहती है। एक तो मंदी का दौर और उल्टा में और परेशानी है। कहीं भी आप देख लीजिए कि पानी ही भरा है, चाहे सड़क पे जाइए, चाहे पार्किंग में जाइए, कहीं भी जाइए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इस क्षेत्र के विधायक मंत्री गुरु रुद्र कुमार को यहाँ के ट्रांसपोर्टरों की तकलीफ नहीं दिखती। आखिर ट्रांसपोर्ट नगर की बदहाली कब सुधरेगी? कई साल और लगेंगे सड़कों के गड्ढे भरने में। सवाल यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हुआ है। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट।